Hi students, welcome back to RSP. Thanks for stopping by on Answer Physics. Today we are starting a new topic. That topic is the cyclotron. First we will recall the previous lecture video. In previous lecture video, we have studied about the conditions of a charged particle inside an electric field, inside a magnetic field, and inside a situation where the electric field and magnetic field are perpendicular to each other. Okay, now the topic is cyclotron and its key points are about cyclotron, why cyclotron, formula for cyclotron and construction for cyclotron. Okay, we will start this lecture with the first key point, that is the about cyclotron. cyclotron क्या होता है? बेसिकली cyclotron एक मशीन होती है जो यूज की जाती है किसी भी चार्ज पार्टिकल को एसिलेट करने के लिए, जिससे कि उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाए. देयर इज अ वंडरफुल डेफिनेशन रिटन ऑन दिस वाइट बोर्ड दैट the machine that is used to accelerate a charged particle to increase its energy is called cyclotron. ठीक है, तो हमें किसी भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज करना है, और वो एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी कि यदि वो चार्ज पार्टिकल हाईली मोर एक्सीलरेटेड होता चला जाए तो उस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. अब देयर इज अ वंडरफुल क्वेश्चन दैट कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है उस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज करने की. इट मीन्स कि हमें साइक्लोट्रॉन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है. लिखा हुआ है ना कि वाई साइक्लोट्रॉन, कि साइक्लोट्रॉन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, साइक्लोट्रॉन जैसी मशीन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी. तो उसी क्वेश्चन का आंसर हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है. तो हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक एटम है. अब उस एटम की हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स, साइज और उसके डायमेंशंस के बारे में स्टडी करना है. अब सीधा सीधा तो स्टडी कर नहीं सकते. क्या करना है हमें उस एटम को ब्रेक करना है, जिससे कि हम उसकी इंटरनल साइज, डायमेंशंस को आसानी से स्टडी कर सकें. अब उस एटम को ब्रेक कैसे करें, देयर इज अनदर क्वेश्चन. तो हम उस एटम को ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. कोई भी हमारे पास एक बीम हो चार्ज पार्टिकल्स की, जिनकी बम्बार्डिंग हम उस एटम के ऊपर करें, जिससे कि वो एटम आसानी से ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो काम है उस एटम को स्टडी करने का, उसके इंटरनल साइज को, उसके डायमेंशंस को स्टडी करने का, वो आसानी से हो जाए. अब क्या कोई भी रैंडम हमने चार्ज पार्टिकल लिया और उसको बम्बार्ड किया उस एटम के ऊपर, तो क्या वो एटम ब्रेक हो जाएगा? दिस इज अनदर क्वेश्चन. ये एक और क्वेश्चन प्रोड्यूस हो गया. तो इसका आंसर होगा नहीं. किसी भी रैंडम पार्टिकल जो कि चार्ज पार्टिकल है, हम जस्ट बम्बार्ड करा दें किसी भी एटम पर, तो वो ब्रेक नहीं होगा, हम स्टडी नहीं कर पाएंगे. तो क्या होता है कि वो जो एटम है, देखो यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ है कि मान लो दिस इज एन एटम, ये एक एटम है और इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर हम सबको पता है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स. और उन न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स लगता है. दैट फोर्स इज SNF, मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. एंड दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इट मीन्स न्यूक्लियॉन्स आपस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं, बाउंड होते हैं. उनको अलग करने के लिए, अब देखो वो न्यूक्लियॉन्स हैं, बाउंड है, एक दूसरे से अटैच हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है. अब जब उनके बीच का जो वो अटैच वाला जो फोर्स है, उसको जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे तो एटम नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि सारा का सारा जो मास है, सारा का सारा जो इसका मास होगा, वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस पर होता है. तो न्यूक्लियस के अंदर उस मास को तोड़ने के लिए हमें न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करना पड़ेगा. इट मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके इफेक्ट को कम करना पड़ेगा. अब उसका इफेक्ट कम कैसे हो सकता है? उसका इफेक्ट इस तरीके से कम हो सकता है कि हम जो भी चार्ज पार्टिकल की बीम इस पर बम्बार्ड करा रहे हैं, उनकी एनर्जी बहुत हाई हो. अब उनकी एनर्जी बहुत हाई होगी तो क्या होगा? जो इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इफ़ेक्ट होगा वो इस हाई एनर्जी के सामने कम पड़ जाएगा. तो हाई एनर्जी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इफ़ेक्ट कम हो गया, तो एटम आसानी से ब्रेक हो जाएगा और हम जो उस एटम की इंटरनल साइज, डायमेंशंस का स्टडी करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं. तो हमें यहाँ से समझ में आया कि हमें साइक्लोट्रॉन मशीन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी. ठीक है,
क्यों पड़ी है ज़रूरत? क्योंकि हमें बहुत ही हाईली एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल चाहिए जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो और उनकी बम्बार्डिंग हम इस एटम पर करें जिससे कि ये ब्रेक हो सके और हम इस एटम के इंटरनल साइज और डायमेंशंस को आसानी से स्टडी कर सकें। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ साइक्लोट्रॉन एंड वाई साइक्लोट्रॉन। हमें यहाँ से वाई साइक्लोट्रॉन का आंसर पता चल गया। एंड द नेक्स्ट की पॉइंट इज़ द फॉर्मूला। तो जो भी फॉर्मूला है जिस पर साइक्लोट्रॉन वर्क करता है वो है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट फॉर्मूला इज़ द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स। तो यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो लास्ट लेक्चर वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। ओके, तो यहाँ से ये जो F है दैट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स, यदि हम यहाँ से कंसीडर करें कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन के इनसाइड है और यहाँ पर कोई एक चार्ज्ड पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये चार्ज पार्टिकल किस तरीके का पाथ फॉलो अप करेगा, एक सर्कल का पाथ फॉलो अप करेगा। इट मीन्स यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90 एंड साइन 90 मीन्स 1 दैट F इज इक्वल टू क्यू वी बी। दिस इज द फॉर्मूला and this is the path that is followed by that charged particle inside that magnetic field. Okay, now हम स्टडी करेंगे द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द साइक्लोट्रॉन और किस तरीके से साइक्लोट्रॉन वर्क करता है हम समझेंगे इसके थोड़ी देर बाद। उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लो और अपने नोट्स राइट डाउन करो, देन वी विल मूव टू द कंस्ट्रक्शन पार्ट एंड वर्किंग पार्ट ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन। अब हम बात करते हैं कि साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है और साइक्लोट्रॉन किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ है। दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोट्रॉन। दिस इज़ D1 एंड दिस इज़ D2। दिस D1 एंड D2 इज़ कॉल्ड डीज। बेसिकली इनको डीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ध्यान से देखो इस D1 की जो शेप है और D2 की शेप है दिस इज जस्ट लाइक अ डी, इंग्लिश वर्ड डी। ओके, सो इनको हम डीज कहते हैं। बेसिकली दीज डीज आर होलो मेटेलिक हाफ सिलेंडर्स लाइक दिस शेप। और इस शेप को यदि हम बीच में से कट कर दें तो दो पार्ट्स बनते हैं। एक पार्ट को हम D1 के फॉर्म में यूज करते हैं और एक पार्ट को D2 की फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, एंड दीज आर द होलो मेटेलिक हाफ सिलेंडर्स। होलो का मतलब क्या है कि अंदर से ये बिल्कुल वेकेंट है, अंदर कोई भी सरफेस नहीं है, पूरा का पूरा जो सरफेस है वो बाहर की लेयर पर है। ओके, एंड हेयर इज अ नॉर्थ pole of a bar magnet and there is a south pole of a bar magnet and there is a magnetic field upward in the direction of upward। ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। एंड ये D1 और D2 को एक वेरिएबल हाई टेंशन सोर्स से कनेक्ट किया गया है। वेरिएबल हाई टेंशन सोर्स का क्या मतलब है? वेरिएबल का मतलब होता है कि ये जो भी टर्मिनल्स हैं प्लस एंड माइनस, ये अपने आप को आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम चेंज कर लेंगे। जैसे कि मान के चलो दिस इज प्लस दिस इज माइनस, 10 सेकंड के बाद इसने अपने आप को माइनस किया और इसने अपने आप को प्लस किया, तो नेक्स्ट 10 सेकंड्स बाद ये फिर से अपने आप को प्लस कर लेगा और ये फिर से अपने आप को माइनस कर लेगा। बेसिकली दिस इज़ अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट जो हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ेंगे। तो जस्ट अभी तक केवल ये ध्यान रखो कि वेरिएबल सोर्स का मतलब क्या है कि आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम द पोलरिटी ऑफ द टर्मिनल्स आर चेंज। हाई टेंशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये बैटरी है ये जो पोटेंशियल क्रिएट कर रही होगी वो बहुत ही हाई अमाउंट में कर रही होगी। ओके, तो यहाँ से जो D1 है वो प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है। इट मीन्स यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये प्लस चार्ज कहाँ है? हमें पता है कि ये D1 और D2 मेटल्स हैं, मीन्स कंडक्टर्स हैं, और कंडक्टर्स के लिए हमें पता है कि सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है, अंदर कुछ भी नहीं रहता। ये हम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर पढ़ चुके हैं। ओके, तो प्लस चार्ज पूरा का पूरा सरफेस पर आ जाएगा। उसी तरीके से इस D2 के लिए भी पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। अब देखो दिस इज प्लस चार्ज, दिस इज माइनस चार्ज, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो तो डी के अंदर से जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो D1 और D2 के अंदर नहीं है, केवल सरफेस पर है। ओके, अब हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हमने कंसीडर किया देयर इज अ चार्ज प्लस Q, इस चार्ज पर जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस है। ओके, अब इस प्लस चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स विल बी F इज इक्वल टू QE and F is equal to MA and this is equal to QE, that A is equal to QE divided by M. This acceleration means change in velocity. It means कि जब उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा तो चार्ज की वेलोसिटी चेंज हो गई थी। शुरुआत में इनिशियली चार्ज की वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जब उसने इलेक्ट्रिक फोर्स फील किया तो 0 से वेलोसिटी कितनी हो गई, हमने कंसीडर कर लिया दिस इज V। ओके, अब चार्ज V वेलोसिटी के साथ यहाँ आ चुका है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और हमने ये कंसेप्ट पढ़ भी चुके हैं कि जब भी कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करता है तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो अप करता है। इट मीन्स ये चार्ज पार्टिकल इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड हैविंग वेलोसिटी V एक सर्कुलर पाथ फॉलो अप करेगा। ओके, और इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B, एंड V क्रॉस B मीन्स VB sin theta, this is Q VB sin theta, and the charge particle moving in this direction and the magnetic field is in this direction, so there is an angle of 90 degree, so F is equal to QVB because sin 90 is 1 and circular path follow कर रहा है। इसका मतलब ये F is equal to QVB जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का भी वर्क करेगा। इट मीन्स mv स्क्वेयर बाई r इज इक्वल टू QVB। ओके, स्क्वायर से v कैंसिल हो गया तो यहाँ से r की वैल्यू हो गई दैट इज QB डिवाइड बाई, सॉरी दिस इज mv डिवाइड बाई QB। ओके, दिस इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, ये इस पाथ की रेडियस होगी। ओके, यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। अब इस R रेडियस को फॉलो अप करके और इस सर्कुलर पाथ को फॉलो अप करने के बाद वो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा चार्ज। अब जब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो फिर से चार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स फील करेगा, और जब फिर से इलेक्ट्रिकल फोर्स फील करेगा तो फिर से एक्सीलरेशन आएगा, और फिर से एक्सीलरेशन आएगा। इट मीन्स दोबारा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया चार्ज तो फिर से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो हमने कंसीडर कर लिया कि V वेलोसिटी से वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया, और जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया तो फिर से उसकी वेलोसिटी V से कितनी हो गई, दैट इज 2V। ओके, अब इस 2V वेलोसिटी के साथ वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करेगा। ओके, अब जब वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया है चार्ज घूम करके इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसी टाइम पर ये टर्मिनल्स अपने आप को चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। इट मीन्स जब वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया तो ये माइनस और ये प्लस हो गया था। इट मीन्स ये फिर से माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, बट विद द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी 2V। ओके, अब 2V वेलोसिटी से जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी V थी, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2V। इट मीन्स रेडियस शुड आल्सो बी इंक्रीज, क्योंकि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। पहले तो वेलोसिटी V थी तो रेडियस R थी, अब वेलोसिटी 2V हो गई है तो रेडियस भी कितनी हो जानी चाहिए, 2R। इसका मतलब जिस रेडियस से
वो इसके अंदर मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर दोगुनी रेडियस से मूव करेगा, इट मीन्स उसका पाथ इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने के बाद फिर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, और फिर से जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल अगेन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया, इन टर्मिनल्स ने फिर से अपने आप को चेंज कर लिया, ये फिर से प्लस हो गया, ये फिर से माइनस हो गया, तो यहाँ से ये प्लस फिर से अगेन एंड दिस इज माइनस अगेन, ये फिर से माइनस हो जाएंगे ये, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल फिर से माइनस होने वाले हैं, एंड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है, ये प्लस चार्ज है, फिर से +2 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग वो चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करेगा। लेकिन जब वो चार्ज पार्टिकल फिर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करेगा तो फिर से एक्सीलरेशन फील करेगा, और फिर से एक्सीलरेशन फील करेगा तो फिर से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो हमने कंसीडर कर लिया कि जैसे ही वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया तो उसकी वेलोसिटी हो गई 4v, एंड वेलोसिटी 4v हो गई, एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, और हमें पता है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, तो इट मीन्स उसकी जो रेडियस होगी वो भी क्या हो जाएगी 4v, इट मीन्स इस सर्कुलर पाथ इज इंक्रीज्ड। तो इस तरीके से ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर मूव करता रहेगा इन डीज के अंदर, और जैसे ही ये कंप्लीट हाईली एनर्जेटिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसकी हो जाएगी, तो जो टारगेट है जहाँ पर हमने एटम को रखा हुआ है वहाँ पर हम इस चार्ज पार्टिकल को एटम से बम्बार्ड करा देंगे। दिस इज़ दी विंडो, इस विंडो के अंदर से वो चार्ज पार्टिकल निकल जाएगा और उस एटम के साथ वो स्ट्राइक करेगा। शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको नीचे ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पर वो एटम रखा हुआ है, तो इस विंडो की हेल्प से उस एटम पर हम इस चार्ज पार्टिकल को जो हाईली एनर्जी ऑब्टेन कर चुका है उस पर बम्बार्ड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वर्किंग पार्ट ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन। अब यहाँ से एक पॉइंट ये समझने वाला है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, हमने यहाँ से रेडियस इसकी निकाली, तो इसको एक सर्कुलर पाथ बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यहाँ से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं कि उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सर्कुलर पाथ बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा होगा। एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट जब रेडियस स्मॉल r थी तो कितना टाइम लगा, और जब रेडियस 2r हो गई, द वेलोसिटी 2v हो गई, तो रेडियस 2r हो गई, तो इसको कितना टाइम लगा सर्कुलर पाथ को ट्रैवल करने में, और जब 4v हो गई तो कितना टाइम लगा। क्या टाइम पीरियड सेम होंगे, क्या टाइम सेम लगा होगा। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, यहाँ से यदि हम टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड होगा दैट इज़ 2 पाई रेडियस डिवाइड बाई वेलोसिटी। ओके, टाइम पीरियड यहाँ से निकालोगे 2 पाई डिवाइड बाई v, और रेडियस की वैल्यू कितनी है mv डिवाइड बाई qv। ओके, यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा, t निकलेगा 2 पाई m डिवाइड बाई qv। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर 1 revolution ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, अब यहाँ से जो क्वेश्चन था हम ये देखना चाह रहे थे कि ये चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ को फॉलो अप कर रहा है तो हर सर्कुलर पाथ के लिए क्या सेम टाइम है, ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ से देख सकते हैं कि हर टाइम इंटरवल के बाद, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, और जब ये पोलैरिटी चेंज हो रही है तो वो चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ट्रेवल कर पा रहा है, अदरवाइज वो ट्रेवल करेगा ही नहीं। जब वो पहली बार इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया था, घूम करके जब वो यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद वो यहाँ पर क्यों आ पाया, क्योंकि इसने अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लिया था, तभी वो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ पाया। फिर से अगेन वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया, फिर से अब देखो वो यहाँ पर आ गया चार्ज पार्टिकल, घूम करके वो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ गया।
अब इसका तो टाइम सेम है, ये तो आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम अपने आप पोलैरिटी को चेंज कर लेगा। तो इट मीन्स मान लो 10 सेकंड के बाद इसने अपनी पोलैरिटी चेंज की, तो 10 सेकंड के बाद ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम करके यहाँ आ जाएगा, फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करने के बाद ये चार पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा। अब जैसे ही चार पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा है तो इसको यहाँ इधर चलना है, और यहाँ इस डायरेक्शन में कब चल पाएगा, जब ये 10 सेकंड के बाद अपनी पोलैरिटी को फिर से चेंज कर लेगा। इसका मतलब इस चार पार्टिकल ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है वो 10 सेकंड में ही की है। यदि 10 सेकंड में ना करे, 5 सेकंड में करे या 20 सेकंड में करे, तो वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब ये चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होने वाली है। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर आसानी से समझ में आया होगा। एंड यहाँ से हमने टाइम पीरियड निकाला 1 रिवोल्यूशन के लिए। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी देखो कैसे निकालोगे, F इज इक्वल टू 1/t, एंड 1/t कितना होगा, 1 डिवाइड बाई दैट इज़ 2πm, एंड क्यू बी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा क्यू बी डिवाइड बाई 2πm। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर द चार्ज पार्टिकल इनसाइड दैट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हमने यहाँ से समझा कि साइक्लोट्रॉन किस तरीके से वर्क करता है, उसका फ्रीक्वेंसी का क्या एक्सप्रेशन होता है, टाइम पीरियड का क्या एक्सप्रेशन होता है, और जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, हर बार मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने के लिए वो सेम टाइम लेता है, सेम टाइम एक्सपेंड करता है। आई होप आप लोगों को ये साइक्लोट्रॉन समझ में आया होगा। In the next lecture video we will study about the force, the magnetic force between two wires having electric current flowing in these two wires. Okay, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। Till then do whatever you want to do, but don't trouble your mom because today is the Mother's Day. So take care your mother, देखभाल करो मदर्स की, रेस्पेक्ट करो मॉम्स की। ओके, थैंक यू।